चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मेरे थंबनेल पर मैथ्स लिखा हुआ है ना? तो मैं आपको बता दूं कि हम मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ने वाले हैं। मुझे भी आज लगा कि जिस विषय से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब मैथ्स सच में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब इसलिए क्योंकि मेरे लिए नया विषय है और नया से क्या है, मैंने कभी पढ़ाई नहीं भाई मैथ्स, और वो मुझे पढ़ाना है। खैर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? मुंडी पटक के प्रणाम भाई, नमस्ते। आपको एक बात बताऊं, कल तो आपकी क्लास खैर नहीं होगी, परसों संडे को बजट आ रहा है नया वाला। तो हम ऐसे तो बजट के बारे में कई सारी बातें पढ़ चुके हैं, जैसे बजट संविधान में उल्लेख नहीं है, बजट एक फ्रांसीसी शब्द बुजेट से मिलकर बना है, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट समवर्ती सूची का विषय है। जैसे अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बजट बना सकती है। केंद्र सरकार आर्टिकल नंबर 112 के अंतर्गत बजट बनाती है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार आर्टिकल नंबर 202 के अंतर्गत बजट बनाती है। भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था, इसीलिए भारत में बजट का जन्मदाता उन्हें कहते हैं। बजट पेश 1 फरवरी को होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने, ठीक है। और सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए, तो याद रखना है मोरारजी देसाई ने 10 बार। और सबसे ज्यादा लगातार बजट किसने पेश किए, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किए, 8 बार पेश किए। और परसों पेश करेंगे 9 बार हो जाएगा, याद रखना है 9 बार हो जाएगा, फिर कह रहा हूं 9 बार। कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा अर्पित भाई, बिल्कुल करेक्ट है, कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा, परसों बजट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे की हम बात करते हैं। अब देखो, एक शब्द मैं आपको इसके अंतर्गत बताता हूं और वो शब्द है आपका वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, क्योंकि यहां से भी आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। वित्तीय वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वित्तीय वर्ष को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर आप इसे बोलते हैं। वित्तीय वर्ष बोले तो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के नाम से आप इसे जानते हैं। वित्तीय वर्ष का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। अरे भाई, तो वित्तीय वर्ष बोले तो फाइनेंशियल ईयर है ना। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है मेरे साथियों। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है दरअसल वो क्या है। हमारे भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 31 मार्च तक चलता है ना। बहुत बढ़िया। तो याद रखना है फाइनेंशियल ईयर की जो तिथि है हमारे इंडिया के अंदर वो क्या होने वाली है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर की तिथि है। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि फाइनेंशियल ईयर किस तिथि से किस अवधि के बीच में होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए होता है, ठीक है प्यारे प्यारे भाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो अवधि है इसे फाइनेंशियल ईयर के नाम से नोटिफाइड किया जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये बीच की जो अवधि है ना इसी को फाइनेंशियल ईयर आप इसे कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वित्तीय वर्ष आप इसे बोलते हैं 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक की जो अवधि है इसी को फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर और आगामी फाइनेंशियल ईयर, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज क्या तारीख है, अगर आप मुझसे पूछें कि आज क्या तारीख है तो मैं क्या जवाब दूंगा, बताओ। आप ही बताओ पहले तो मुझे कि आज क्या तारीख है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज क्या तारीख है, आप मुझसे पूछेंगे कि आज क्या तारीख है गुरुजी, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। तो याद रखना मैं आपको आज की तारीख बताऊंगा कि भैया आज क्या है। तो मैं ऐसा
मान करके चलता हूं, मान करके क्या चलता हूं भाई, बताना ही पड़ेगी ना। आज तारीख क्या है? तो आज तारीख है मेरे साथियों, आज तारीख क्या है? 30 जनवरी। 30 जनवरी, 30 जनवरी 2025, यही है ना आज डेट? तो 30 जनवरी 2025 है आज की तारीख। ठीक है प्यारे भाई, क्या तारीख है आज? 30 जनवरी आज 2025। तो जो वर्तमान देखो वित्तीय वर्ष जो है ना, वो तीन आपको भी याद रखने पड़ेंगे। तीन आपको वित्तीय वर्ष याद रखने पड़ेंगे। और तीन कौन कौन से? तो एक तो है वर्तमान वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसे करंट फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक याद रखना है पिछला वित्तीय वर्ष जो बीत चुका है। और एक हमें याद रखना है मेरे साथियों आने वाला वित्तीय वर्ष, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ओके ओके, है ना, सॉरी सॉरी, 25 में चल रहा हूं मैं भी, अभी जी रहा हूं 25 में, 26 चल रहा है जबकि में, है ना। तो याद रखना है मेरे साथियों, एक होता है आपका पिछला वित्तीय वर्ष। मैं पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ताकि बजट का जो आंकड़ा आएगा ना उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो पिछला वित्तीय वर्ष, और पिछला वित्तीय वर्ष का मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। ये बहुत संगीन चीजें मैं बता रहा हूं जो कोई आपको नहीं बताएगा इतना डीपली, है ना। थोड़ा सा आप इसको समझो, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से मुझे जरूरी लगता है, या फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, एक होता है पिछला वित्तीय वर्ष, एक होता है वर्तमान वित्तीय वर्ष। क्या लिख रहा हूं मैं? वर्तमान, वर्तमान या चालू वित्तीय वर्ष। वर्तमान, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं चालू। चालू का मतलब जो चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान और चालू वित्तीय वर्ष, वर्तमान और चालू वित्तीय वर्ष, वर्तमान और चालू वित्तीय वर्ष, वर्तमान और चालू वित्तीय वर्ष आप इसे बोलते हैं। एक तो ये है, ठीक है, एक हो गया पिछला वित्तीय वर्ष, एक हो गया वर्तमान या चालू वित्तीय वर्ष, और एक होता है मेरे साथियों जिसे बोलते हैं आगामी वित्तीय वर्ष, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं आप इसे? अपकमिंग फाइनेंशियल। मुझे एक बात बताओ, अभी वर्तमान में कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? तो वर्तमान में तारीख क्या बताई मैंने? 30 जनवरी, 30 जनवरी 2026 मैंने बताई। तो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? तो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है मेरे साथियों, वित्तीय वर्ष को शॉर्ट फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, एफ वाई से इसको डिनोट करते हैं। तो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, वो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025-26। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आप इसे बोलते हैं। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो मैं आपको बता दूं, यह शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से, और यह चलेगा 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, इसलिए अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? तो वर्तमान में मेरे साथियों ये चल रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है।
चलो आ गई बात समझ में। मैंने क्या बताया कि वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये समय चल रहा है। ठीक है, अब याद रखना है ये वर्तमान वित्तीय वर्ष है। बजट हमेशा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमेशा क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा? तो बजट। तो बजट दरअसल इस वर्ष के लिए बनाया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। अभी जो बजट आएगा ना फरवरी में, वो इस वर्ष के लिए आएगा। तो अब इसकी तिथि कब से कब तक रहेगी? आगामी वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहेगा? अभी मैंने क्या बताया कि एक तो है वर्तमान वित्तीय वर्ष, आने वाला क्या होगा? तो आगामी वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, ये आपका आने वाला वित्तीय वर्ष है जिसे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। और मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 कहते हैं। तो आपके बजट में यही लिखा हुआ आएगा, फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, ये अनुमान होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये अनुमान होता है। ठीक है, ये अनुमान होता है। इसके अलावा एक होता है मेरे साथियों प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से पहले तक होगा। इसका मतलब है ये होगा दरअसल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। 2025 तक, क्योंकि 1 अप्रैल से तो वर्तमान वित्तीय वर्ष चालू हो गया ना। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, तो मैं इसे लिख सकता हूं फाइनेंशियल ईयर। बताओ, अब आप बताओ क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार जो आंकड़ा पेश करती है उसी को बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि कल पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। ये कब का होगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के नाम से ये होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के नाम से मेरे साथियों ये जारी होगा। ये आपको मैं बता दूं, ये 2024-25 के नाम से जारी होगा भैया। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के नाम से होगा। और बजट हमेशा जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्त, वो 1 अप्रैल 2026-27 आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट के एक दिन पहले हो जाता है पेश। आ गई बात समझ में? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत आसान सी चीज है, अरे बहुत आसान। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? पहले ये बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? ये इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से मैं सोमवार को जो आपकी क्लास लूंगा बजट वाली, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बताओ इकोनॉमिक सर्वे कब का जारी हुआ, तो आप बताओगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ठीक है, आने वाले साल के लिए बजट होगा वो बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होगा। ठीक है, चलो एक बार लाइक कर दो सब लोग, बताओ। अब अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आपको आगे बता सकता हूं इसके आगे कि क्या हम पढ़ेंगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक बजट के अवयव। तो सार्वजनिक बजट हम लिखते थे पहले। सार्वजनिक बजट होता क्या है? सार्वजनिक बजट को हम लोक बजट भी बोल देते हैं। तो सार्वजनिक शब्द का प्रयोग कर लो या इसकी जगह लोक शब्द का बजट प्रयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सार्वजनिक बजट या लोक बजट आप इसे कह सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है और वो है पब्लिक बजट। बस, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं मेरे साथियों? पब्लिक बजट। पब्लिक बजट, पब्लिक बजट। इसके लिए इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी टर्म जो है वो क्या है? तो याद रखना, पब्लिक बजट आप इसे कहते हैं। पब्लिक बजट क्या बोलते हैं इसे? पब्लिक बजट।
पब्लिक बजट आप इसे बोलते हैं, पब्लिक बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पब्लिक बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो सार्वजनिक बजट या पब्लिक बजट, ठीक है। ये होता क्या है, फिर हम इसके अवयव बताएंगे। 29 जनवरी इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी रिलीज्ड। ओके, देखो देखो जरा, है ना, हमने क्या लिखा? इंडियन बजट, इंडियन बजट, PUDGET, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग देखो ये बजट 2026-27 5 थिंग्स टू नो बिफोर अनाउंसमेंट बाय निर्मला सीतारमण, देखिए ये देखिएगा, है ना, ये देखिएगा, ये लिखा इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, 25-26 क्यों बता रहा है? भाई आपकी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, 25-26 का ही है। वेट दोस्त, थोड़ा सा यहां पर अपडेट कर लीजिए आप, शायद मैं यहां पर गलत था। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2025-26 का अभी जारी हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मैं और चेक कर लूंगा, पर इसको यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे दरअसल इसका है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ठीक रहेगा ये, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष में, वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है, ठीक है। और बजट जो है वो आने वाले साल के लिए जारी होगा। इतना सा थोड़ा सा करेक्शन करना, मैं इसको देखूंगा थोड़ा सा अच्छे से और, ठीक है। अब देखो जरा, सार्वजनिक बजट होता क्या है? सार्वजनिक बजट क्या होता है? सार्वजनिक बजट ये सरकार का बजट है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें सरकार की अनुमानित आय, क्योंकि अनुमानित तो होगा इसके अंदर, तो लिखेंगे इसमें सरकार की, इसमें सरकार की, इसमें सरकार की अनुमानित आय, इसमें सरकार की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का विवरण होता है। इसमें सरकार की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय, अनुमानित व्यय का विवरण होता है। अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का विवरण होता है। अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का विवरण होता है किसके अंदर? तो याद रखना, सार्वजनिक बजट के अंदर। तो सार्वजनिक बजट ये बताता है कि कितना पैसा सरकार के पास में आने वाला है और कितना पैसा सरकार जो है, ठीक है, वो खर्च करने वाली है। आ गई बात समझ में? ओके, आ गई बात समझ में। अब एक बात और ध्यान रखना, सार्वजनिक बजट जो होता है इसमें 3 सालों का आंकड़ा होता है। गलत बोल गया फिर से, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसमें 3 सालों का आंकड़ा होता है। किसमें? इकोनॉमिक सर्वे, इसमें 3 वर्षों का आंकड़ा होता है। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। कैसे 3 वर्षों का आंकड़ा होता है, आप यहां पर देखिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे दरअसल 2025-26 का है जो जारी हुआ है। कब का मेरे साथियों? 2025-26 का। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का है जो जारी हुआ। इसमें 3 वर्षों का आंकड़ा कैसे होता है? एक तो वर्तमान वित्तीय वर्ष का आंकड़ा इसके अंतर्गत होगा जो कि चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। इसमें बताया जाएगा कि हमने अनुमान लगाया था कि इतना हम प्राप्ति करेंगे लेकिन इतना नहीं कर पाए। लेकिन इस वर्ष का आंकड़ा भी होगा, 2024-25 का आंकड़ा भी इसके अंतर्गत होगा और आने वाले साल के लिए रूपरेखा भी होगी कि हम आने वाले साल में इतना इतना करने वाले हैं। तो 3 वर्ष का आंकड़ा किसके अंतर्गत होता है? इकोनॉमिक सर्वे में होता है। ये वर्ष,
ये वर्ष और ये वर्ष। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 3 वर्ष का आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। और सार्वजनिक बजट जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, तो याद रखना सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसे जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ओके, क्या कहते हैं आप इसे, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आप इसे जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसे बोलते हैं। ये सार्वजनिक बजट है कि सरकार को कहां कहां से कितना पैसा आएगा, सरकार कहां कहां कितना पैसा खर्च करेगी। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें इसके अवयवों की बात कर ले, प्रकारों की बात कर ले, तो क्या क्या इसके प्रकार या अवयव हो सकते हैं। तो सार्वजनिक बजट के अवयव, क्या हेडिंग डालेंगे, सार्वजनिक बजट के अवयव या घटक, सार्वजनिक सार्वजनिक बजट के अवयव या घटक, सार्वजनिक बजट के अवयव या घटक, पब्लिक बजट के अवयव, अवयव या घटक भी आप इसे बोल सकते हैं, कंपोनेंट, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस में स्पष्टतः लिखा हुआ है। ठीक है, और यही बात आपको यहां पर पढ़नी भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे और कल के जो बजट पेश होगा परसों, उसमें हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी सही। तो सार्वजनिक बजट के अवयव या फिर घटक क्या होते हैं, देखो सरकार की जो आय है उसे सार्वजनिक आय बोलते हैं, सरकार का जो व्यय है उसे सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल है ना अर्पित भाई, बिल्कुल सही। तो सार्वजनिक बजट के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सरकार की आय होती है और एक होता है सरकार का व्यय। तो सरकार की आय को हम लोग सार्वजनिक आय बोलते हैं, सरकार की आय को हम लोग सार्वजनिक या लोक आय के नाम से जानते हैं। तो सार्वजनिक प्राप्ति, सार्वजनिक प्राप्तियां आप इसे बोल सकते हैं, पब्लिक रिसीट, या फिर सार्वजनिक आय भी आप इसे बोल सकते हैं, पब्लिक इनकम। एक तो ये हिस्सा है इसके अंदर, याद रखना, सार्वजनिक प्राप्तियां या सार्वजनिक आय। दूसरा होता है मेरे साथियों सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय भी आप इसे बोल सकते हैं। तो सार्वजनिक व्यय आप इसे कह देते हैं, सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये दो इसके घटक है, कौन कौन से इसके घटक है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। अब सार्वजनिक आय का मतलब क्या होता है, तो सार्वजनिक आय का मतलब होता है कि सरकार को आने वाले साल में कहां कहां से कितना पैसा मिलने वाला है, उसी को सार्वजनिक आय कहा जाता है। और सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है कि सरकार को कहां कहां से कितना कितना पैसा सरकार कहां कहां खर्च करने वाली है, उसे सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं एक फार्मूला आपको यहां पर बना करके दिखाऊं, तो वो फार्मूला क्या है, सार्वजनिक बजट का वो फार्मूला क्या है, देखना आप लोग जरा, सार्वजनिक बजट में क्या क्या शामिल होता है, सार्वजनिक बजट जो है, पब्लिक बजट जो है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो पब्लिक बजट के अंदर दरअसल सार्वजनिक आय होती है और सार्वजनिक व्यय होता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय प्लस सार्वजनिक व्यय, दोनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय जब ये दोनों शामिल हो जाते हैं तो इसी को हम सार्वजनिक बजट के नाम से जानते हैं, पब्लिक बजट आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पब्लिक बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है। पहले इतना आप लोग लिखें जल्दी से, इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखेंगे।
ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, 25-26 ही तो होगा। मैंने 25-26 ही तो बताया है सर। एक क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण कितने दिन पहले जारी होता है, पेश होता है? राहुल कुमार का। राहुल, अगर ये सवाल आता है ना आपकी एग्जाम में, तो मैं सिंपल सा इसका एक जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले ही जारी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 1964 से हम लोग बजट के एक दिन पहले पेश करते थे। भाई इस बार ये पहले ही पेश हो गया है, बताओ, बजट तो 1 फरवरी को पेश होगा। आ गई बात समझ में? लेकिन उसके पहले ही पेश हो गया, 29 तारीख को ही पेश हो गया है। तो ऐसा कहीं भी कोई लिखा हुआ नहीं है कि कहां पर पेश होगा या कब पेश होगा, है ना। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो एक दिन पहले पेश किया जाना चाहिए। 1964 से पहले इसको बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, आओ जरा अब हम बात करते हैं मेरे साथियों। ये तो मैंने माहौल बना दिया आप लोगों का, क्या है सार्वजनिक बजट, कितने इसके घटक है। तो इसके 2 घटक है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक प्राप्तियों के बारे में या सार्वजनिक आय के बारे में। आओ जरा हेडिंग डालते हैं, सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय या इसी को सार्वजनिक प्राप्तियां कहा जाता है। सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्तियों के नाम से आप इसे जानते हैं। तो याद रखना है, सार्वजनिक आय या फिर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सार्वजनिक प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। देखिएगा, सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्तियां क्या होती है, तो ये सरकार की ये अनुमानित आय ही तो है। तो हम लिखेंगे सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में, सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित समस्त आय का विवरण, सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित समस्त आय, इसी को हम सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं कि आने वाले साल में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है। इसी को हम सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं। जैसे सार्वजनिक आय जो है, ठीक है, सार्वजनिक आय जो है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सरकार को आने वाले साल में कहां कहां से पैसा मिलने वाला है। इसी को हम सार्वजनिक आय के नाम से जानते हैं, टोटल रिसीप्ट के नाम से आप इसे जानते हैं, टोटल रिसीट। ठीक है, या पब्लिक रिसीट भी आप इसे कह सकते हैं। तो पब्लिक रिसीट आप इसे कहें तो ज्यादा सही शब्द होगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसको भी 2 भागों में बांट करके देखा गया है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है,
तो इसका डिवीजन किया गया है दरअसल दो भाग में, इसका विभाजन दो भागों में किया गया है। इसका जो डिवीजन है वो कितने भागों में किया गया है? दो भागों में। दो कौन कौन से भाग है? तो सार्वजनिक आय का पहला एक भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं राजस्व आय। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? राजस्व आय। राजस्व आय, थोड़ा अच्छे से इसको देख लेना क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस में पूछा जा सकता है। राजस्व आय, इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम के नाम से भी आप इसे जानते हैं, ठीक है? तो रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम आप इसे कह देते हैं। तो राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम। ओके मेरे प्यारे भाई, तो क्या लिखा मैंने सबसे पहले? राजस्व आय। राजस्व आय का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट, है ना? ये इसका पहला भाग है, राजस्व आय। दूसरा है मेरे साथियों जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत आय, कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम बोलते हैं, ठीक है? तो हम दूसरा क्या लिखेंगे? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां आप इसे कहते हैं। पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियों के नाम से आप इसे जानते हैं। पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां आप इसे कह देते हैं। पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां आप इसे कहते हैं मेरे साथियों। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं आप इसे? कैपिटल रिसीट के नाम से जानते हैं। कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट। ओके, तो ये दो इसके प्रकार है जो मैंने आपको यहां पर लिख करके बताया, राजस्व आय और पूंजीगत आय। आ गई बात समझ में? तो सार्वजनिक आय का मतलब है कि आने वाले साल में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है, उसे सार्वजनिक आय के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूं कि कहां कहां से पैसा मिलने वाला है। इसका पिछले वर्ष का हमारे पास में एक डेटा है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, शायद इससे थोड़ा अनुमान आपको मिल जाए। ये बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आंकड़ा है हमारे पास में, और इसमें आप देख सकते हैं कि कहां कहां से कितने कितने पैसे जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है? देखो, ये जो आंकड़ा है हमारे पास में, ये 2025-26 का आंकड़ा है। कब का आंकड़ा है? 2025-26 का। तो बजट 2025-26 में हमें कहां कहां से पैसा मिलने वाला है? इसमें इनकम टैक्स से हमें 22% पैसा मिलता है। इसको मान लो 1 रुपया मान लेते हैं, तो 1 रुपया का 22% हिस्सा या 22 पैसा जो है वो हमें इनकम टैक्स से मिलता है। आ गई बात समझ में? कहां से मिलता है? इनकम टैक्स से मिलता है। इसके अलावा कारपोरेशन टैक्स, जिसे निगम कर बोलते हैं, इससे 17 पैसा हमें मिलता है। 1 रुपए में से 17 पैसा या टोटल इनकम का 17% पैसा हमें कारपोरेशन टैक्स से मिलता है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें उधारी की, बोरोविंग का मतलब होता है उधारी, एंड अदर लाइबिलिटीज, अन्य देयताएं, इससे 24% पैसा हमें मिलता है। इस पूरे चक्र में आप देखो, सबसे ज्यादा इनकम का जो सोर्स है हमारा वो उधारी है। हम उधार लेकर घी पी रहे हैं। अब नए बजट में हमें यह देखना होगा कि सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स क्या है हमारा। क्या हम इसमें भी उधारी को सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स मान रहे हैं? ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में? दूसरी बात मेरे साथियों, यहां पर आप देखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसे बोलते हैं, और अदर टैक्स, इससे हमें 18% पैसा मिलता है। 18% पैसा। कस्टम्स से हमें 4 पैसा मिलता है, 4 पैसा टोटल इनकम का। बाकी और भी लिखा हुआ, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5% पैसा है। तो ये सरकार की इनकम का सोर्स है। ये 2025-26 का आंकड़ा है, ठीक है?
अभी वर्तमान का जो आंकड़ा है वो अभी आपका आना बाकी है, ठीक है, वो अभी आपका आना बाकी है। जैसे ही वर्तमान का आंकड़ा आ जाएगा परसों में, तो हम उसको नोटिफाइड कर लेंगे। पर आपको याद होना चाहिए कि कहां कहां से है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अविनाश भाई का सवाल है, उधार कहां से लेते हैं? उधार किससे लेते हैं सर? उधार देश के अंदर से भी लिया जा सकता है, देश के बाहर से भी लिया जा सकता है। देश के अंदर से जब हम उधार लेते हैं तो उसे आंतरिक उधारी कहते हैं, ओके। और देश के बाहर से जब पैसा उधार लिया जाता है उसे बाह्य उधारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बातें करते हैं। हमारे पास में जो डेटा है वो पहला है राजस्व आय। तो राजस्व आय के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि राजस्व आय कैसा, क्या कैसी इनकम है। तो लिख दूं यहीं पर, तो लिखना सरकार की ऐसी आय, सरकार की ऐसी आय, ये है तो सरकार की इनकम। तो सरकार की ऐसी आय जिससे, सरकार की ऐसी आय जिससे, अब दो शर्तें हमें यहां पर याद रखना है, जिससे न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, न तो, जिससे न तो सरकार की संपत्ति, संपत्ति बोले तो असेट्स, जिससे न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, जिससे न तो सरकार की संपत्ति या असेट्स में कमी हो, न तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, पहली बात। जिससे न तो सरकार की असेट्स में कमी हो और न ही देयताएं, देयताएं को ऐसे हम बोलते हैं ऋण, उधारी या कर्ज, लोन बोलते हैं, और न ही देयताओं में वृद्धि हो, लेकिन फिर भी सरकार को पैसा मिल जाए। तो सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा क्या कहलाता है? तो याद रखना सरकार की कैसी इनकम है वो, तो राजस्व आय का स्रोत है, वो रेवेन्यू इनकम का स्रोत है। इसमें दो बातें मैंने लिखी और ये दोनों बातें समझने लायक है। मैंने कहा जैसे मैं सरकार हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से पैसा मिल जाए जिससे ना तो मेरी संपत्ति कम हो। भाई मेरे पास पैसा इकट्ठा करने के दो तरीके हैं, या तो मेरे पास में बाइक है, मैं उस बाइक को बेच दूं और पैसा कमा लूं, या पैसा इकट्ठा कर लूं। तो मैं ना तो बाइक बेचूं फिर भी मुझे पैसा मिल जाए, मेरी संपत्ति कम भी नहीं हो फिर भी मुझे पैसा मिल जाए, और नहीं मैं लोन लूं और फिर भी मुझे पैसा मिल जाए, मान लो मैं सरकार हूं तो। और सरकार की ऐसी इनकम को ही सरकार की राजस्व आय कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता है, ये कैसे समझ में आएगा? तो याद रखना इसके अंदर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले ये दो बातें समझ में आ गई, कौन कौन सी दो बातें? तो असेट्स में कमी भी नहीं हो फिर भी पैसा मिल जाए, लोन बढ़े भी ना फिर भी पैसा मिल जाए। उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला टैक्स, चाहे वह डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी हो, टैक्स कर। मुझे एक बात बताओ, कर में कुछ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष कर हो सकता है, अप्रत्यक्ष कर भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट, दोनों टैक्स। अरे जीएसटी, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सारे टैक्स की मैं बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं अपनी इनकम पर टैक्स देता हूं सरकार को, सुनना, मैं अपनी इनकम पर सरकार को टैक्स दे रहा हूं, तो मैंने सरकार को टैक्स दिया, क्या मेरे टैक्स देने से सरकार की संपत्ति में कोई कमी हुई? क्या नहीं हुई। भाई मैं अपनी जेब से पैसा सरकार को दे रहा हूं तो सरकार की जेब में पैसा तो बढ़ेगा ना, कम कहां से हुआ? तो सरकार की संपत्ति में कमी नहीं हुई, ना तो संपत्ति में कमी हो सरकार की, नहीं हुई भाई, संपत्ति बढ़ी है। पहली शर्त पूरी हो गई। मेरे टैक्स देने से क्या सरकार का ऋण बढ़ा है? क्या नहीं बढ़ा, क्योंकि सरकार, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है ना, सरकार को वापस नहीं देना है मुझे, मैंने जो दिया बस हो गया खत्म वहीं पर, चाहे सरकार मेरे लिए कल्याणकारी काम करे या ना करे। तो याद रखना मेरे टैक्स देने से न ही सरकार की लायबिलिटी या लोन में कोई ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। तो इसका मतलब है कि
टैक्स से मिलने वाला पैसा सरकार की कैसी इनकम है? तो रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरी बात, अच्छा, सरकार के कुछ सार्वजनिक उपक्रम भी तो होते हैं जिन्हें पीएसयू बोलते हैं, पीएसयू बोलते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, एलआईसी, है ना, जिन्हें पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। भाई बीएसएनएल है तो बीएसएनएल से कुछ लाभ होगा। जैसे मान लो मैं कोई संस्था चलाता हूं, लाइब्रेरी चलाता हूं, ठीक है, और लाइब्रेरी चलाने से मुझे पैसा मिलता है क्योंकि मेरी संस्था है। वैसे सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे जो लाभ मिलता है वो भी तो सरकार की राजस्व आय का स्रोत है। कैसे? वो सुनना, सरकारी उपक्रमों से मिलने वाला लाभ, सरकारी उपक्रमों से मिलने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ, सरकारी जितने उपक्रम है जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये लाभ में तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के उपक्रम है तो हमेशा ही घाटे में रहेंगे। अरे कभी तो लाभ में रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो इनसे पैसा मिलेगा ना। ठीक है, आ गई बात समझ में? मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये बताओ। मैंने सिंपल सी भाषा में ये बताया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनसे जो पैसा हमें मिल रहा है वो भी तो सरकार की इनकम है। तो मुझे एक बात बताओ, जो लाभ हमें मिल रहा है, जो भाई बीएसएनएल से जो लाभ मिल रहा है, उससे क्या सरकार की संपत्ति में कमी होगी? क्या नहीं होगी। इसका मतलब पहली शर्त भी पूरी हो गई। मुझे एक बात बताओ, सरकार को जो सरकारी उपक्रमों से लाभ मिल रहा है उससे क्या सरकार के लायबिलिटी में वृद्धि हो रही? क्या ऋण बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है मेरे साथियों कि यह भी सरकार की इनकम का एक स्रोत, एक हिस्सा है कि नहीं है? आ गई बात समझ में? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? कैसे नहीं ना? इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं मेरे साथियों, और वो एग्जाम्पल क्या है? तो जुर्माना। सरकार जुर्माना लगाती है। कैसे जुर्माना लगाती है? मान लो मैंने रॉन्ग साइड में गाड़ी पार्क कर दी, सरकार आ गई, तो सरकार ने कहा कि लाओ भैया, नगर पालिका वाला आ गए, उन्होंने कहा कि लाओ भाई पेनल्टी दो। तो जुर्माना, जुर्माने को हम बोलते हैं पेनल्टी। कोई दिक्कत? अरे भाई मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई ना, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? फाइन्स बोलते हैं, आप इसे फाइन भी बोल सकते हैं, जुर्माना। ठीक है, तो मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया उन्होंने कि रॉन्ग साइड चल रहे थे, 500 रुपए का चालान कट गया। तो जो चालान का पैसा है क्या वो सरकार की संपत्ति में कमी कर रहा है? नहीं, सरकार की संपत्ति बढ़ेगी। क्या उससे मेरे साथियों सरकार की लायबिलिटीज बढ़ रही है? क्या नहीं हो रही है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो जुर्माना एवं शुल्क, शुल्क को हम ऐसे बोलते हैं शुल्क को हम लोग क्या बोलेंगे यार? अंग्रेजी शब्द इसके लिए क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से टैक्स तो नहीं होगा। शुल्क के लिए हम लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं मेरे साथियों, और वो शब्द फीस आप कह सकते हैं, फीस, है ना, फीस बोल सकते हैं, फीस बोल दो, फीस। तो शुल्क को फीस बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अनुदान, भाई विदेशों के द्वारा जो अनुदान दिया गया है भारत सरकार को, अनुदान, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। अनुदान का मतलब क्या होता है? ग्रांट, ग्रांट। अनुदान मेरे साथियों हमेशा एक पक्षी होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो पैसा मिला है वो हमें वापस देना, नहीं। अनुदान का मतलब एक बार मिल गया बस बात खत्म। तो पेनल्टी हो गया, अनुदान हो गया, जुर्माना हो गया। इसके अलावा मान लो भारत सरकार ने किसी भी संस्था को लोन दिया, भारत सरकार ने अमेरिका को लोन दिया या किसी को भी लोन दिया, तो लोन से हमें जो ब्याज मिलेगा वो भी तो इसी का हिस्सा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्याज प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति। क्या बोलेंगे आप इसे? ब्याज प्राप्ति, आप इसे बोलेंगे ब्याज प्राप्ति। तो ब्याज, इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, क्योंकि ब्याज हमें मिलेगा तो क्या उस ब्याज मिलने से क्या होगा? क्या ब्याज मिलने से सरकार की संपत्ति कम होगी? नहीं होगी। क्या ब्याज मिलने से सरकार की लायबिलिटीज घटेगी? नहीं घटेगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो मेरे साथियों इसी का एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्याज प्राप्ति हमें आगे ही लिखना पड़ेगा। ओके, प्लीज इसको भी आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे उदाहरण अगर आप याद रखेंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर से पढ़ ले, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये राजस्व आय है,
बताओ और कोई आपको याद रखा है, मतलब और कोई याद आ रहा है उदाहरण में? मेरे को फिलहाल इतने ही याद आ रहे हैं। टैक्स, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी प्रकार का टैक्स हो। एक और लिख सकते हैं लाभांश, है ना, डिविडेंड आप इसे बोलते हैं। जो लाभांश मिलता है वो भी तो सरकार की कैसी इनकम है, तो एक प्रकार की मेरे साथियों, है ना। लाभांश, लाभांश का मतलब ऐसे हम पहले भी लिख चुके हैं, जिसे बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला लाभ या लाभांश, एक ही बात है। ठीक है, चलिए। व्यय प्राप्ति कैसे हुआ? व्यय तो तभी मिलेगा जब देंगे। व्यय मैंने कहा लिखा व्यय? मैंने व्यय लिखा कहां पर, यह बताओ। मैंने लिखा ब्याज प्राप्ति। मैंने मैंने लोन देने की तो बात कही ही नहीं है दीपक। मैंने कहा ब्याज प्राप्ति। भाई भारत सरकार के द्वारा अमेरिका को, जर्मनी को मान लो पहले कभी लोन दिया होगा, तो उस लोन का हर साल जो हमें ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज मिल रहा है, तो उससे क्या हमारी संपत्ति कम हो रही है? क्या नहीं हो रही? पहली शर्त पूरी हो गई, संपत्ति बढ़ेगी ना। क्या हमारे ब्याज देने, मतलब ब्याज हमें जो मिल रहा है उससे क्या सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही? ठीक है, सरकार का ऋण थोड़ी बढ़ रहा है उससे। तो सरकार की कैसी इनकम है? तो ये सरकार की राजस्व आय का स्रोत है। इसको अच्छे से पढ़ना। मुझे लगता है आप सब लोग समझदार हैं, और मुझे यह भी लगता है कि आप घर से पढ़ के भी आएंगे। प्लीज, कल आपकी क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ के आना। मंडे को हम लोग क्लास लेंगे, और आप भी गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, इनका उपयोग करके थोड़ा पढ़ो। विश्वास करो मजा आ जाएगा। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की रंग लाई ना, झंडे गाड़ दोगे, पूरा भरोसा है। अब इससे आगे की कहानी हम लोग करेंगे मंडे को, ठीक है। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि नया बजट जब हमारा आ जाएगा मंडे के दिन, तब हम सार्वजनिक आय के बारे में और पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस क्लास को थोड़ा सा यहीं पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो, मैं अपना तो 100% दे ही रहा हूं, अगर आप भी देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका वो पद कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। आप ले जाओगे, आप बाजी मार जाओगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने तो अपना 100% दिया है, आप क्या करोगे अब ये आपकी बारी है। ओके मेरे प्यारे भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो फिर क्लास को ओवर करते हैं, है ना। वर्णिता पाल जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, समझ में आया है आप लोगों को? पहले ये बताओ, ठीक है सर। आधा घंटा और प्लीज, मेरी क्लास है अभी उसके आगे, अभी 8 बजे भी मेरी क्लास है, उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है अभी। प्रिपरेशन का मतलब है वो फाइल लगाना और ये सब चीजें करना, है ना। नहीं तो मैं ले लेता। आपको बोरियत महसूस तो नहीं होती मेरी क्लास में? ये बताओ, ऐसा तो नहीं लगता है कि यार बस करो सर बस करो, है ना। अगर ऐसा महसूस नहीं होता है तो मेरे दोस्त आप लोगों को रुचि आ रही है, और अगर ऐसा महसूस होता है इसका मतलब है कि बस ठीक है यार, है ना। चलिए, कंचन जी, है ना, सौरभ, परमजीत, सविता जी, ओके नाइस सेशन। हाँ हंस रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। सर कम आया, थोड़ा टफ है। टफ नहीं है साक्षी बहना, इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हो गया। मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे में पिछले वर्ष में बता दिया, है ना, और फिर जब मैंने चेक किया तो वो करंट ईयर का ही था। खैर हमने उसको एक्सेप्ट किया और फिर हम आगे बढ़े। गलतियां है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, और ऐसी चीजें होती रहती है ना। बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, और मिलते हैं आपसे नई क्लास में सोमवार को नए बजट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।